33 थॉमस स्ट्रीट अजीबोगरीब दिखाई देने वाली, ठीक मैनहट्टन के बीचों बीच खड़ी एक विशाल विंडोलेस रहस्यमयी रात के अंधेरे में दिखाई न देने वाली यूनिक और डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली ये बिल्डिंग 20वीं सदी का किला कहा जाता है, जिसे परमाणु विस्फोट झेलने के लिए बनाया गया है। एक गगनचुंबी इमारत जिसमें अनगिनत मशीनें लगी है। इसकी दीवारों के पीछे छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा सर्विलांस नेटवर्क और यहाँ से रखी जाती है पूरी दुनिया पर नजर। यह माना जाता है कि यह अमेरिकी धरती पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जासूसी सेंटर है। यह एजेंसी के सबसे बड़े ऑपरेशंस की एक की लोकेशन है। यहाँ से एजेंसी पूरी दुनिया पर जासूसी करती रही है दशकों से। इसका वास्तविक उद्देश्य छिपा रहा जब तक कि इसके ही दो मुखबिरों, दो एजेंटों ने इस पर से पर्दा नहीं उठाया। समय समय पर कई पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बिल्डिंग के करीब और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। सुरक्षा गार्ड यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। क्या है इस छिपी हुई बिल्डिंग में और क्यों इसे ऐसा बनाया गया है? आज की कहानी है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की जासूसी गगनचुंबी इमारत की। यह श्रीक है, एक फिल्म मेकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो इस बिल्डिंग के बारे में जानना चाहती है। कुछ साल पहले ये कैमरा लेकर जाती है और शूट करती है और इस पर डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती है, जिसकी ये कुछ फुटेज है। Hi, I'm Shariq and I am a filmmaker. Today I am about to go check out 33 Thomas Street. So I am heading there now and I'm taking you guys with me. Do you know what's in this building? I'm No idea. You don't? Okay. I've always thought about this building. There's no windows, there's only like vents. I don't know what it is. It's kind of strange. I have no clue. Some people think it might be the NSA, like and one of like the biggest surveillance hubs. Yeah, it probably is. 33 थॉमस स्ट्रीट मैनहट्टन की किसी भी अन्य इमारत से अलग है। यह गगनचुंबी इमारत ट्राइबेका इलाके में स्थित है। इसे 1969 में बनाया गया था और 1974 में पूरा किया गया। हालांकि आसपास की किसी भी अन्य इमारत जितनी ऊंची नहीं है, फिर भी यह अलग दिखती है। इमारत जमीन से लगभग 170 मीटर ऊंची है, जिसमें जमीन के ऊपर 29 मंजिलें हैं, साथ ही 3 भूमिगत स्तर भी हैं। इसकी डिजाइन में एक अजीब सुंदरता है, इतनी मनोहर कि आपको खींच लेगी, पर इतनी डरावनी कि आप असहज हो जाएंगे। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो एक चीज आपको तुरंत नजर आएगी, ये पूरी बिल्डिंग विंडोलेस है। This building literally has no windows. Like it's very odd. Also, there's just really not a lot of people on this street like at all. अंदर जागना लगभग असंभव है। 10वीं और 29वीं मंजिल पर कई बड़े खुले स्थान हैं और इस पर बड़े बड़े एयर वेंट्स लगे हैं जो अंदर कुछ तो चल रहा होगा इसका संकेत देते हैं। 33 थॉमस स्ट्रीट को अक्सर अमेरिका की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक बताया जाता है। इसका बाहरी हिस्सा फ्लेम ट्रीटेड स्वीडिश ग्रेनाइट से सील किया गया है, एक ऐसा मटेरियल जो अपनी असाधारण मजबूती और प्रतिरोधक क्षमता के लिए जाना जाता है। आपदा की स्थिति में यह बिल्डिंग पूरी तरह से 2 सप्ताह तक ग्रिड के बाहर काम कर सकती है। बैकअप जनरेटरों को चलाने के लिए लगभग 10 लाख लीटर ईंधन स्टॉक में रखा गया है। भोजन और पानी का भंडार 1500 लोगों को सहारा देने के लिए जमा है। इसमें अपना वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और डीकंटेमिनेशन शावर लगे हैं। अगर न्यूयॉर्क शहर पर परमाणु विस्फोट होता है और इमारत नष्ट नहीं होती तो अंदर का हिस्सा परमाणु पतन से सुरक्षित रहेगा। 33 थॉमस स्ट्रीट सचमुच एक 20वीं सदी का किला है। इसके पीछे के वास्तुकार जॉन कार्ल वॉरिक 60 और 70 के दशक में अपनी बोल्ड और अनकन्वेंशनल इमारतों के डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उनकी अन्य इमारतें भी कुछ इसी तरह दिखती हैं। इस स्टाइल को ब्रूटलिज्म कहा जाता है, एक ऐसी डिजाइन फिलोसफी जो रॉ मटेरियल्स, स्ट्रक्ट जियोमेट्रिक शेप्स और फंक्शंस पर केंद्रित है। ब्रूटलिज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तेजी से उभरा, जब अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर की आवश्यकता थी। वारिक संदर्भवाद कॉन्टेक्चुअलिज्म से प्रभावित थे, एक ऐसी आर्किटेक्चरल थ्योरी जो इमारतों को उनके परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाने पर केंद्रित है। हालांकि 33 थॉमस स्ट्रीट इसमें समाहित नहीं होती। दिन में ये अलग दिखती है और रात में ये एक छाया बन जाती है, अंधेरे में लगभग गायब हो जाती है। लेकिन असल में इसे किस लिए बनाया गया था? यह 1960 के दशक का अंत है। जैसे जैसे दुनिया अधिक कनेक्ट होती जा रही थी और एफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। अधिकांश संचार अभी भी एनालॉग सिस्टम के माध्यम से चलता है, लेकिन वह तकनीक अपनी सीमा बढ़ा रही थी, खासकर लंबी दूरी की फोन कॉल के लिए। और अब कुछ नए की जरूरत थी जो पुरानी फिजिकल बाउंड्रीज और टेक्निकल लिमिटेशंस को खत्म कर दे। उस समय अमेरिका में अधिकांश लंबी दूरी की कॉल AT&T कंपनी के द्वारा ऑपरेट की जाती थी,
जो देश की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन जायंट में से एक है। कंपनी का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसे लॉन्ग लाइंस डिपार्टमेंट कहा जाता है। In any case, it's Long Lines that hooks all the local telephone companies into the national network. इसका बुनियादी ढांचा पूरे देश में फैला हुआ है। न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक लोगों को जोड़ता है। लंबी दूरी के फोन कॉल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए डेटा सेंटर्स की आवश्यकता थी, ताकि कॉल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूट किया जा सके। जैसे जैसे AT&T का नेटवर्क बढ़ता जा रहा था, 33 थॉमस स्ट्रीट कंपनी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण हब में से एक बनने जा रही थी, जो हर दिन लाखों फोन कॉल्स प्रोसेस करने में सक्षम है। समय के साथ यह बिल्डिंग लॉन्ग लाइंस डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाती है, जिससे इसे दूसरा नाम मिलता है, लॉन्ग लाइंस बिल्डिंग। वारिक के कुछ ओरिजिनल डिजाइन डॉक्यूमेंट में इस बिल्डिंग को सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स कहा गया है, एक विजनरी स्मारक जिसमें मॉडर्न कैपेबिलिटीज है तथा जिसके डिजाइन और आर्किटेक्चर मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। और इंसानों के विपरीत मशीनों को खिड़कियों की आवश्यकता नहीं होती, बस शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत होती है, ताकि वे यहाँ पर जनरेट होने वाले हीट को संभाल सके, जिससे टेम्परेचर को स्टेबल रखा जा सके। 33 थॉमस स्ट्रीट टेक मशीन से भरी हुई है। ये कुछ एकमात्र पब्लिकली रूप से अवेलेबल तस्वीरें हैं जो इमारत के अंदर से ली गई है। बिल्डिंग के रैक इलेक्ट्रॉनिक से भरे हुए हैं, कमरे टेलीफोन इक्विपमेंट से भरे हुए हैं और बड़ी संख्या में बैटरियों की विशाल पंक्तियां। संभवतः ये बैकअप पावर सिस्टम का हिस्सा है। और इस सबके सेंटर में 3 विशाल ESS स्विच मौजूद हैं। प्रत्येक स्विच कई अलग अलग मशीनों से इंडिविजुअल बने थे। उस समय वे अब तक के सबसे बड़े हाई कैपेसिटी वाले डिजिटल स्विच थे, और ये पहली प्रणाली थी जो फोन कॉल को डिजिटल रूप से रूट करती थी। और ये इस तरह से काम करती है। सपोज कीजिए कि आप न्यूयॉर्क में रहते हैं और कैलिफोर्निया में किसी को फोन करना चाहते हैं। जब आप फोन उठाते हैं और उसका नंबर डायल करते हैं, तो आपका लोकल फोन सिस्टम कॉल को एक सेंट्रल हब तक रूट करता है। इस मामले में 33 थॉमस स्ट्रीट सेंट्रल हब है। इसके अंदर आपकी आवाज को डिजिटाइज किया जाता है और एक स्विच के माध्यम से पारित किया जाता है, जो कॉल को उसके डेस्टिनेशन तक भेजता है। ये 4 ESS स्विचिंग मशीनें इस काम को स्मार्टली करती है। वे स्वचालित रूप से नेटवर्क के माध्यम से आपकी कॉल को रूट करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग सेलेक्ट करती है। उस समय ये एक बड़ा इनोवेशन था, और अब बैकबोन काम संभालता है। माइक्रोवेव रिले टावर सिग्नल को एक से दूसरे तक प्रसारित करते हैं। लगभग 30 मीटर की दूरी पर स्थित आपकी कॉल टावर से टावर तक तब तक जाती है जब तक कि वह कैलिफोर्निया में उसी प्रकार से स्विच वाले दूसरे हब तक नहीं पहुंच जाती, और आप इस तरह से कॉल पर बात कर पाते हैं। और अब समय के साथ रिले टावर गायब हो गए। फाइबर ऑप्टिक केबलों ने उनकी जगह ले ली, जो उनसे कहीं ज्यादा क्षमता वाली है, लेकिन सेंट्रल हब की आवश्यकता बनी रही। 1990 के दशक तक हर दिन औसतन 175 मिलियन कॉल्स 33 थॉमस स्ट्रीट से गुजरती थी। न्यूयॉर्क शहर के भीतर और आसपास लाखों लोगों की अबाधित टेलीकम्युनिकेशन पर निर्भरता बढ़ने के साथ इस सुविधा का पूरी तरह से सुरक्षित होना आवश्यक था। लॉन्ग लाइंस बिल्डिंग न्यूयॉर्क में टेलीकम्युनिकेशन का नव सेंटर बन गई। 17 दिसंबर 1991 की आधी रात को 33 थॉमस स्ट्रीट पर पावर सप्लाई फेलियर हो जाता है, जिसने आधे फोन ट्रैफिक सिस्टम को बंद कर दिया। न्यूयॉर्क से आने जाने वाली सभी कॉल्स बंद हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी 3 प्रमुख हवाई अड्डों पर बंद हो गया। फ्लाइट्स अराजकता में फंस गई। कुछ में 4 घंटे तक की देरी हो गई। बिजली की विफलता टेक्निकल और ह्यूमन एरर के कारण हुई थी। 3 में से 2 ESS स्विच पूरी तरह से बंद हो गए और तीसरा आंशिक रूप से प्रभावित हुआ, लेकिन 33 थॉमस स्ट्रीट इसके लिए तैयार था। अगर नहीं होता तो एक और टेक्निकल फेलियर के कारण बैकअप जनरेटर चालू नहीं होते, और इसका नतीजा 5 मिलियन से ज्यादा कॉल्स अवरुद्ध हो जाती और लगभग 400 हवाई अड्डों तक एयर ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस दिन 33 थॉमस स्ट्रीट साबित कर देता है कि यह देश के टेलीकम्युनिकेशन बुनियादी ढांचे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नाइन 11 के हमले ने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके जवाब में सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को और तेज कर दिया। कुछ ही दिनों में पेट्रियट एक्ट पारित हो गया, जिसने खुफिया एजेंसी को मास सर्विलांस बढ़ाने के व्यापक अधिकार देती है। और NSA की प्राथमिक भूमिका विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना थी, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें पार्टनर्स की जरूरत थी। ये 2003 का साल है। ये है मार्क क्लेन, AT&T के एक टेक्नीशियन। उनका काम है सैन फ्रांसिस्को में कंपनी के इंटरनेट और टेलीफोन हब्स के इक्विपमेंट का रखरखाव करना। एक दिन वह नीचे की मंजिल पर कुछ अजीब देखते हैं। एक दरवाजा जिसमें हैंडल नहीं है, सिर्फ उस पर एक साइन लगा है 641A। यह कमरा सीधे 7वीं मंजिल के सर्वर के नीचे स्थित है, जहां से हर दिन लाखों लोगों का इंटरनेट ट्रैफिक बहता है। क्लेन उत्सुक हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। आखिरकार उन्हें इमारत की योजनाएं मिल जाती है।
अपनी खोजबीन से जानकारी इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे वह सभी टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। रूम 641A सीधे ऊपर वाले इंटरनेट रूम से जुड़ा है। क्लेन को पता चलता है कि इसमें एक स्प्लिटर नाम का डिवाइस रखा हुआ है। एक स्प्लिटर इंटरनेट ट्रैफिक की नकल करता है, वही डेटा जो ऊपर के सर्वर से होकर गुजरता है। ईमेल्स, फोन कॉल्स, पिक्चर्स, वीडियोस, लाखों लोगों का कम्युनिकेशन, सबकी नकल बनाकर रूम 641A में भेज दी जाती है। और इसके बाद मार्क क्लेन को एहसास होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा उजागर कर दिया है, लेकिन अभी के लिए वह चुप रहते हैं। वह डरे हुए हैं और अनिश्चित है कि क्या कोई उनकी बात पर यकीन करेगा। 2005 में खबर फैलती है कि राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने चुपचाप एनएसए को अमेरिकी नागरिकों पर जासूसी करने का अधिकार दे दिया है। यही वह क्षण था जब मार्क क्लेन इस इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक करने का फैसला करते हैं। एक डिजिटल अधिकार समूह की मदद से वह AT&T कंपनी के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमा दायर करते हैं, उन सभी की ओर से जिनके डेटा पर गुप्त रूप से नजर रखी गई थी। लेकिन 2008 में मामला खारिज कर दिया जाता है। कांग्रेस फिंसा संशोधन पारित करती है, एक कानून जो निगरानी कार्यक्रम को पूर्वव्यापी रूप से कानूनी बताता है और AT&T को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर भी क्लेन के कार्यों ने निशान छोड़ दिया। उन्होंने रूम 641A को उजागर किया और ये दिखाया कि AT&T कंपनी अमेरिकी सरकार को अपने ही ग्राहकों पर जासूसी करने में मदद कर रही थी और उनका ये खुलासा सिर्फ एक शुरुआत है, एक बड़ी तूफान से पहले की शान थी। 2013 में एक 29 वर्षीय NSA एनालिस्ट अपने सुपरवाइजर को बताता है कि वह कुछ हफ्तों की छुट्टी ले रहा है। वह कहता है कि वह मिर्गी के इलाज के लिए है। हकीकत में वह हांगकांग की एक फ्लाइट में सवार होता है। यहाँ वह प्रेस को NSA की टॉप सीक्रेट फाइलें लीक करता है और जनता को व्यापक गोपनीयता उल्लंघनों के बारे में बताता है। Former CIA employee and computer The U.S. is technician. on the hunt. He Top scored secret information about the U.S. NSA monitoring leaker program. Edward Snowden. एडवर्ड स्नोडेन जर्नलिस्टों के साथ हजारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साझा करते हैं, हाईली सेंसिटिव मटेरियल्स जो NSA की सर्विलांस इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के अंदरूनी हिस्सों की दुर्लभ झलक प्रदान करती है। स्नोडेन फाइलें कुछ चौंका देने वाला खुलासा करती है। NSA सिर्फ अमेरिकी नागरिकों पर ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस, इंटरनल अलायंसेस, विदेशी सरकारों और यहाँ तक कि दुनिया के ग्लोबल लीडर्स पर भी जासूसी कर रहा है। एक वैश्विक घोटाला फूट पड़ता है जो एजेंसी के मास सर्विलांस प्रोग्राम के विशाल दायरे को उजागर करता है। दुनिया भर के पत्रकार एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स को छानते हैं और धीरे धीरे उन्हें जनता के सामने जारी करते हैं। और 2016 में द इंटरसेप्ट के रिपोर्टर्स एक चौंकाने वाली खोज के साथ सामने आते हैं। खुफिया एजेंसियां संवेदनशील अभियानों को छिपाने के लिए कई कोड नामों का उपयोग करती है। लीक हुई फाइलों में कुछ कोड नाम बार बार दिखाई देते हैं। उनमें से एक है ब्लेनी, एक सर्विलांस प्रोग्राम जो अमेरिका में आने वाली विदेशी फॉरेन कम्युनिकेशन को रोकने पर केंद्रित है। एक और दूसरा प्रोग्राम जिसे फेयरव्यू कहा जाता है जो NSA और एक प्रमुख अनाम अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी के बीच एक साझेदारी है। और फिर यह है टाइटन पॉइंट। टाइटन पॉइंट में हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी मौजूद होती है जिसमें रिम रॉक एक्सेस वाले विदेशी गेटवे स्विच शामिल हैं। रिम रॉक ESS स्विचों के लिए कोड है। और फिर यह है लिथियम। फाइलों के अनुसार लिथियम टाइटन पॉइंट की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक साझेदार है। पहले की रिपोर्टिंग से यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि लिथियम वास्तव में किसका प्रतिनिधित्व करता है। 33 थॉमस स्ट्रीट का मालिक AT&T है। द इंटरसेप्ट के पत्रकार सभी बिंदुओं को जोड़ना शुरू करते हैं और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि टाइटन पॉइंट लॉन्ग लाइन्स कंपनी के लिए एक कोड नाम है। उनकी जांच से पता चलता है कि NSA 33 थॉमस स्ट्रीट को एक प्रमुख जन निगरानी स्थल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यह बिल्डिंग NSA एजेंटों के द्वारा बनाए गए और एक लीक हुए ट्रेवल गाइड में दिखाई देती है। इस हैंडबुक के अनुसार NSA FBI के साथ मिलकर काम करता है जो टाइटन पॉइंट पर सुरक्षा संभालता है। FBI का हेडक्वार्टर इस गगनचुंबी इमारत के ठीक बगल में है। यह है 33 थॉमस स्ट्रीट और वहाँ है FBI बिल्डिंग। गाइड यह भी बताता है कि इमारत में कैसे प्रवेश करना है। द इंटरसेप्ट के अनुसार 33 थॉमस स्ट्रीट के अंदर एक छिपा हुआ कमरा है जो 641A से काफी मिलता जुलता है। स्नोडेन लीक्स में इसे एक सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी या SCIF कहा गया है। यह कमरा NSA को इमारत से गुजरने वाली लगभग सभी कम्युनिकेशन को टेप करने में सक्षम बनाता है। पहली इमारत के अंदर EWS स्विच हैं, वह राउटर्स जो प्रतिदिन लाखों फोन कॉल्स को प्रोसेस करते हैं। और फिर अगर आप इमारत की छत को देखें तो आपको एक विशाल सैटेलाइट डिश दिखाई देगी। ये न्यूयॉर्क शहर का एकमात्र स्थान है जहां AT&T के पास सैटेलाइट अर्थ स्टेशनों के लिए ऑफिशियल लाइसेंस है। बिल्डिंग पर रखी है छतरियां स्क्विड रो का हिस्सा है, एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम जो सैटेलाइट के बीच गुजरने वाले इंटरनेट डेटा को इंटरसेप्ट करने, रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
और सबसे अधिक संभावना है कि ये वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंस कैप्चर करते हैं। सभी रोके गए डेटा को एक AT&T इंटरफेस के माध्यम से फनल किया जाता है, फिर सीधे मैरीलैंड के NSA हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। NSA फिर इससे X की स्कोर नामक प्रणाली के माध्यम से एक्सेस कर सकता है और देख सकता है कि आपने किससे बात की। I can see who you talked to. I can see who your friends on Facebook are. I can see the text messages you sent. I can read the emails you wrote. NSA ने अपना खुद का सर्च इंजन विकसित किया है, जैसे जासूसों के लिए गूगल। X की स्कोर NSA एजेंटों को किसी के भी जीवन की गहराई में खोजने देता है। 33 थॉमस स्ट्रीट और अन्य हब से कैप्चर किया गया डेटा का हर बिट उनकी उंगलियों पर है। आपकी पूरी इंफॉर्मेशन की खोज और विश्लेषण के लिए वे हमेशा तैयार हैं। Let's say I want to read John Key's email. I enter his email address, and it sends that search to every one of these sensor networks around the world. And they search their local database of metadata and content. The content of all communications that pass through these sites. AT&T कंपनी ने कई मौकों पर NSA के साथ सहयोग किया है। 2003 में एक कोर्ट आदेश ने AT&T कंपनी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से सभी इंटरनेट संचारों को वायर टैप करने में NSA की मदद करने की अनुमति दी। आज तक AT&T ने कभी भी सार्वजनिक रूप से NSA के साथ अपने सहयोग या 33 थॉमस स्ट्रीट के अंदर क्या होता है इसकी पुष्टि नहीं की। द इंटरसेप्ट की 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका भर में AT&T द्वारा संचालित कम से कम 8 अन्य साइटें हैं जिनका उपयोग NSA निगरानी के लिए कर सकता है। शिकागो, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन DC, ये सभी बिल्डिंगें एक जैसी दिखती है। अजीब बिना खिड़कियों वाली इमारतें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए नहीं बल्कि मशीनों के लिए बनाया गया है। करोड़ों लोगों की डेटा की ये भूखी मशीनें। हमारे लिए 33 थॉमस स्ट्रीट अपनी रहस्यमय गुनगुनाहट वाली उपस्थिति के साथ सबसे यूनिक और सबसे डरावनी बनी हुई है।